इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो देखिए, इस चैप्टर के शुरुआत में आपके सामने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का, जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, संविधान की ज़रूरत क्यों है। किसी भी समाज को चलाने के लिए या फिर किसी भी देश को चलाने के लिए या फिर किसी भी और जगहों पर हमें नियम कानून की क्यों ज़रूरत होती है, इस चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए हम इस इंट्रोडक्शन को देखते हैं और इसके ज़रिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है फुटबॉल की, जो कि एक खेल है जो कि आपने भी खेला है, मैंने भी खेला है, और अगर आपने नहीं खेला तो इसको देखा होगा, सुना होगा। और जैसा कि इस खेल का नाम है, इस खेल में हम जो हैं वो जो खिलाड़ी होता है वो अपने पैरों से फुटबॉल को टच करता है और उसको मारता है, उसके ज़रिए खेलता है। और रूल्स के अनुसार अगर जो बॉल है वो किसी भी प्लेयर के हाथों को टच करती है तो इसको फॉल माना जाता है, गोलकीपर को छोड़कर, तो इसको फॉल माना जाता है। लेकिन अगर आप बात कर लें कि अगर कोई खिलाड़ी है वो या फिर सभी खिलाड़ी बॉल्स को पकड़ना शुरू कर दें या फिर बॉल्स को हाथों के जरिए पास करना शुरू कर दें, तो क्या उसे हम फुटबॉल कहेंगे? नहीं, उसे हम फुटबॉल नहीं करेंगे। उस समय हम कहेंगे कि वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं बल्कि कुछ और खेल रहे हैं। उसी तरीके से दूसरे भी आपको गेम्स है, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट या फिर और भी दूसरे गेम्स, उनका भी अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जिसके जरिए उस खेल को खेला जाता है। और ये सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सभी खेलों को एक दूसरे से अलग करते हैं। और ये सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन सभी को फंडामेंटल टू द गेम कहा जाता है, यानी जो बेसिक है गेम का वो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल में आप जो है बॉल को हमेशा पैर से ही टच करेंगे, फुट से ही टच करेंगे। क्रिकेट में हमेशा आपको बैट से हिट करना है या फिर आपको हाथ से गेंद को फेंकना है, इस तरीके के रूल्स हैं। उसी तरीके से सभी गेम के अपने अपने रूल्स हैं जो कि उस गेम के फंडामेंटल हैं। और इसी तरीके से हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसके भी कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि हर जैसे इंडिया का जो समाज है वहाँ के लिए अलग रूल्स लागू होंगे, दूसरे देशों के लिए अलग रूल्स लागू होंगे। और ये जो समाज के रूल्स बनाए जाते हैं, आपको बेसिक रूल्स बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बनाए जाते हैं, तो ये जो रूल्स होते हैं ये अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग होते हैं। और जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ रह रही हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पर जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सभी लोगों को साथ में लेकर जो ऐसे रूल्स को बनाया जाता है जिसमें सभी लोगों की सहमति हो। और अगर हम आज देखें तो आज के समय में जो हमारा देश है, हमारे जो कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री हो, वहां पर जो ये नियम कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो कि समाज को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, ये होते हैं रिटन फॉर्म में। और जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, या फिर जो हमारा बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का डॉक्यूमेंट है या फिर एक तरीके का कानून है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके जरिए हम अपने कंट्री को चलाते हैं, अपने देश को चलाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा है अपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में। और आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? और आपने कभी ये सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से लिखा गया, किन लोगों ने लिखा? तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स की भी बात करेंगे। और जो हमारे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में डेमोक्रेसी को स्थापित करने में और उसको चलाने में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और देश हो? तो देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया में आज जितनी भी कंट्रीज हैं लगभग के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सभी के पास लगभग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वैसी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये लगभग ज़रूरी ही है। शायद ही कोई कंट्री होगी जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन सभी कंट्रीज डेमोक्रेटिक होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि चाइना, वो आपको उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई सारी चीज़ों को करने में हमारे काफ़ी हेल्प करता है। जैसे सबसे पहला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से ये हमें बताता है कि हमारा जो देश होगा उसका बेस क्या होगा। यानी वहाँ के जो लोग हैं, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, वो किस तरीके के सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, किस तरीके से जीवन
जीवन गुजारना पसंद करेंगे। और इसको अलग तरीके से हम समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि हमारा जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, या फिर किस आधार पर, किस नियम कानून पर हमारे जो सोसाइटी है वो स्थापित हुआ है। और देखिए एक चीज हमें समझनी चाहिए कि कोई भी कंट्री जहां पर बहुत ही अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते हैं, जिनके बीच में कुछ बातों को लेकर एक राय बनती है, लेकिन बहुत सारे बातों पर उनकी जो राय है वो अलग अलग हो जाती है, तो इस तरीके के जो सिचुएशन होते हैं यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी हमें हेल्प करता है, ताकि हम एक सेट ऑफ रूल्स स्थापित कर लें या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल स्थापित कर लें, जिसके आधार पर सभी जो लोग हैं वो अपने जीवन को गुजारेंगे या फिर किसी भी देश को चलाया जाएगा। जैसे इंडिया में आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर पूरे देश को चलाया जा रहा है और जिसको देश के सभी लोग मान रहे हैं और सभी लोगों को मानना ही है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारे देश में गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगा, और इसके अलावा ये भी बताता है कि हमारा जो देश है वो उसके कुछ आइडियल्स हैं जिसमें कि हमारा जो कंट्री है वो स्थापित होगा, या फिर कंट्री के जो कोर आइडियाज हैं या फिर जो बेसिक आइडियाज हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो देखिए यहाँ पर इमेजेस दी गई है, इसके बारे में नीचे हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंस्ट्रक्टिंग सिचुएशन इन रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल के सिचुएशन को देखकर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो नेपाल के दो सिचुएशन को हम देखेंगे, पहला तो वहां पर जब डेमोक्रेसी आ गई और दूसरा डेमोक्रेसी के आने से पहले। तो देखिए जो नेपाल है वो हमारे इंडिया का पड़ोसी है और वहां की बात हम यहां पर कर रहे हैं, और कुछ साल पहले तक जो नेपाल था वहां पर मोनार्की थी, और जो पिछला वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था वो 1990 में अपनाया गया था, और यहां पर यह लिखा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो फाइनल पावर है या फिर फाइनल अथॉरिटी है वो सरकार के पास है, यानी कि जो किंग है, मोनार्क, राजा, उसके पास है। और इसके अलावा लोग जो थे वो काफ़ी मूवमेंट चला रहे थे, काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और काफ़ी मूवमेंट चला रहे थे ताकि जो डेमोक्रेसी है उसको स्थापित किया जा सके। और 2006 में उनको काफ़ी सक्सेस मिला, और इसके बाद जो किंग है उसके पावर को एंड कर दिया गया। और आज के समय में जो लोग हैं वहाँ पर यानी नेपाल में वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को राइट कर रहे हैं। तो आज की ये यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, ये किताब जो है वो काफ़ी ओल्ड है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वहाँ पर नेपाल में जो डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है। और इसका रीज़न ये है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर देश को चलाया जाए, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उनके आइडियल्स को नहीं दिखा रहा था या फिर उनके आइडियल्स को नहीं शो कर रहा था। जैसे कि वहाँ पर लिखा गया था कि जो पावर है वो फाइनल पावर वहाँ के मोनार्क के पास होगा, राजा के पास होगा। वहाँ के लोग इस चीज़ को रिमूव करना चाहते थे, और इस चीज़ के विरोध में वहाँ के लोगों ने आंदोलन चलाया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को वो वहाँ पर चेंज कर रहे थे। तो देखिए फुटबॉल में जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर हम फुटबॉल के किसी भी रूल को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो पूरा गेम है वही चेंज हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम नेपाल में देखें तो वहाँ पर जब मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसकी वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सरकार का उन सभी को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, ताकि एक तरीके के नए सोसाइटी का निर्माण किया जा सके और नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके। और इसीलिए जो नेपाल के लोग हैं वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। और इसके साथ ही जो कैप्शन यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये इस पूरे प्रोसेस को इलेबोरेट कर रही है, या फिर जो स्ट्रगल है नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए उसको इलेबोरेट यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि जो हमारा जो कंट्री है उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर नेपाल की ही बात की गई है कि देखिए पहले जो नेपाल था वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताता था कि जो कंट्री है उसका जो राजा होगा यानी जो रूलर होगा वो किंग होगा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। और इसके बाद अगर हम वैसे कंट्रीज़ की बात करें जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है या फिर पॉलिटिक्स को अपनाया है, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्रूशियल रोल अदा करता है ताकि ये डिफाइन किया जा सके कि जो सरकार है या फिर जो डिसीजन मेकिंग पूरा प्रोसेस है सोसाइटी में वो किस तरीके से होगा, यानी सरकार किस तरीके से काम करेगी, किसके पास पावर होगा, किसके पास नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी डेमोक्रेसी में जहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और ताकि वो हमारे बदले में जो हमारी पावर है उसको एक तरीके से शो कर सकें या फिर यूज़ कर सके। लेकिन यहाँ पर हमेशा ये चांस होता है कि जो लीडर्स हम चुनते हैं वो पावर्स को मिसयूज़ करें या फिर अपने अथॉरिटी को मिसयूज़ करें। और इस कंडीशन में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके का सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ताकि जो
रूलर्स हैं या फिर जो लीडर्स हमारे द्वारा चुने गए हैं वो अपने अथॉरिटी को मिसयूज ना करें और मिसयूज करने से बचें, या फिर उनको मिसयूज करने से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोकता है। इस तरीके के अथॉरिटी के मिसयूज़ की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस झेलना पड़ सकता है या फिर देखना पड़ सकता है। और नीचे यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, एक क्लासरूम के बारे में बताया गया है जिसके ज़रिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। तो इसको आप खुद से पढ़ लें। तो यहाँ पर सिंपली मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो यहाँ पर कहा एक लड़का है जो कि क्लास का मॉनिटर है और एक क्लास का लड़का है। जो मॉनिटर है वो काफ़ी बुली टाइप का है, वो दूसरों को परेशान करता रहता है और वो झूठ मूठ का मैम से एक लड़के की शिकायत कर देता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपने भी अपने क्लास में इस तरीके की प्रॉब्लम्स कई बार देखे होंगे कि कई लड़के जो हैं वो झूठी शिकायत कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटर्स जो होते हैं जो क्लास को संभाल रहे हैं या फिर देख रहे हैं वो झूठी शिकायत कर देते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर अथॉरिटी का मिसयूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि अथॉरिटी का मिसयूज कैसे हो सकता है। और देखिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर कहा जा रहा है कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई बार नियम कानून ऐसा रखता है ताकि जिसके जरिए जो मिसयूज है पावर का उसके जरिए लोगों को बचाया जा सके। यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज ना करें, उसको रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून लिखे होते हैं। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि लोगों को बचाते हैं इस तरीके के पावर के मिसयूज से। और इसके बाद यहाँ पर आपने क्लास 7 में पढ़ा ही होगा एक दलित राइटर के बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जिसमें कि आपको उसके प्रॉब्लम्स के बारे में वहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसको झेलना पड़ा था क्योंकि वो दलित था। और इसके अलावा आपने देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी सभी लोगों के लिए। यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन है देश के, उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, रेस के आधार पर हो, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरीके के किसी भी चीज़ के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक फंडामेंटल राइट है जिसको गारंटी किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। और इसके जरिए लोगों के जो अधिकार है उनको बचाया जाता है या फिर रोका जाता है। और इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपने पावर को यूज ना करे दूसरे या फिर लेस पावरफुल जो लोग हैं उनके खिलाफ या फिर जो लेस पावरफुल ग्रुप्स हैं उसके खिलाफ। तो यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है जिसमें कि एक क्लासरूम के सिचुएशन के जरिए इस चीज को समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या कम है, बॉयज की संख्या ज्यादा है। और बॉयज जो है वो हमेशा अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं और बॉयज की मर्जी है कि उनको क्रिकेट खेलना है, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को डेमोक्रेसी के जरिए मैम ने टीचर ने सॉल्व करने की कोशिश की कि जिसकी संख्या ज़्यादा वो उसकी बात को माना जाएगा। तो इस कंडीशन में बॉयज़ की बात को माना गया क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। और यहाँ पर जो गर्ल्स थी वो परेशान हो गई कि उनकी बात को नहीं माना जा रहा है या फिर उनकी बात को कैसे माना जाए, इसके बारे में वो सोचने लगी कि ऐसा क्या रास्ता हो जिसके जरिए हमारी बात को भी सुना जाए। तो इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए इस तरीके की जो अनहेल्दी सिचुएशन है वो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी आ सकते हैं जहां पर जो मेजोरिटी है जिनकी संख्या ज़्यादा है वो हमेशा अपने डिसीजन को इन्फोर्स कर सकते हैं और उसके जरिए जो माइनॉरिटीज़ है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा या फिर उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा या फिर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ डिसीजंस को लिया जाएगा। और ऊपर हमने जैसा देखा, ऊपर स्टोरी बोर्ड में हमने जैसा देखा कि हर एक सोसाइटी जो है वहां पर इस तरीके की टायरेनी की प्रॉब्लम आ सकती है कि जहां पर जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करे या फिर उसकी बात को ना सुने, उसकी बात को वैल्यू ना दिया जाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूजुअली इस तरीके के रूल्स को कंटेन करता है ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक्सक्लूड ना किया जाए किसी भी चीज़ से जो कि मेजोरिटी को अवेलेबल है या फिर मेजोरिटी को जो सुविधा प्राप्त है या फिर जो फ़ायदा मिल रहा है या फिर सिंपली की माइनॉरिटी की बात को भी माना जाए। तो ये एक और रीज़न है जिसके वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है ताकि जो इस तरीके की टायरेनी है या फिर डोमिनेशन है मेजोरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर, इसको रोका जा सके या फिर ऐसा होने से बचाया जा सके। और इस तरीके के डोमिनेशन में आपका इंटर कम्युनिटी यानी कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर या फिर एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा उसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के ऊपर या फिर इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, इस तरीके की जो डोमिनेशन है इसकी बात यहाँ पर इंक्लूड की गई है। और इसके अलावा जो तीसरा सिग्निफिकेंट रीजन है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है ताकि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। तो ये काफी अलग बात है लेकिन इसको समझने की जरूरत है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है या फिर हम फील करते हैं कि ये चीज जो है, ये इशू जो है ये बिल्कुल सही है या फिर ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो
तुरंत आपको सही लगता है कि अभी ऐसा हो तो सही होगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है, या फिर हमारी जो सिचुएशन है उसको कमजोर कर सकता है या फिर खराब कर सकता है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस तरीके की सिचुएशन से भी बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान यहां पर दिया गया है। तो यहां पर एक कहानी बताई गई है जिसके जरिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है कि एक लड़की है जो कि टीवी देखना चाहती है, लेकिन उसको पढ़ना है क्योंकि उसको कुछ होमवर्क करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन वो डायलेमा में है या फिर वो काफ़ी परेशानी में है कि वो टीवी देखे या फिर वो अपने किताब को पढ़े, क्वेश्चंस को सॉल्व करे। और इस चीज़ का सॉल्यूशन वो देखती है कि वो टीवी को बंद कर देती है, कोई टीवी उसके घर में नहीं देखता और वो चुपचाप बैठकर पढ़ने लगती है। तो इस तरीके के डायलेमा में हम कई बार आ सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या होना चाहिए या फिर क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने आप से खुद को बचा सके। यानी जो हमारे डिसीजन है जो कि हमारे खिलाफ जा सकते हैं या फिर हमारे बड़े हितों के खिलाफ जा सकते हैं, हमारे देश के खिलाफ जा सकते हैं, उस तरीके की सिचुएशन से हमें बचाए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉसिबल हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं उनको ये स्ट्रांग फील आ जाए कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ख़राब चीज़ है या फिर वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, और इसकी वजह से अब हमें स्ट्रांग डिक्टेटर की जरूरत है, तानाशाह की जरूरत है, तो कि जो कि इन चीज़ों को सुधार सके। और इस इमोशन में बहकर जो लोग हैं वो दूरगामी बातों को ना सोचे कि आज के 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, इन चीज़ों को ना सोचें और वो जाकर किसी तानाशाह को गद्दी पर बैठा दे और डिक्टेटोरियल रूल को स्थापित कर दें। लेकिन ये जो डिक्टेटोरियल रूल है यानी तानाशाही है, ये लोगों के खिलाफ जा सकती है कुछ समय बाद, जब उनके जो अधिकार हैं, जो उनके जो इच्छा है उनको कुचला जाएगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, और जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं या फिर जो उनके फ्रीडम है लोगों के, उसको जब खत्म किया जाएगा या फिर खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तो उस समय ये चीज़ जो है लोगों के खिलाफ जा सकता है। तो ऊपर के सभी डिस्कशन के जरिए आपने ये समझा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे आ जाता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अगले